अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब के सियासी और आईनी बहरान का अब तक कोई हल नहीं निकला है। ना तो वजीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया है और ना ही गवर्नर बलीगुर रहमान ने उन्हें डिनोटिफाई किया है। और दूसरी तरफ पंजाब असेंबली की तहलील का मामला भी मौखर हो गया है। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और उस पर वोटिंग होने तक असेंबली तहलील नहीं हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज किया, जिससे खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पंजाब में तमाशा लगाया हुआ है। हम खुद अपनी 2 हुकूमतों में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, मगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन से डरे हुए हैं। ये जो पंजाब में मजाक हो रहा है, हम खुद अपनी 2 हुकूमतों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा, कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं अवाम से। वो जो बाहर बैठा हुआ है मफरूज एक मुजरिम, वो डरा हुआ है इलेक्शन से, और दूसरा आसिफ जरदारी डरा हुआ है इलेक्शन से। पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से स्पीकर सिब्तैन खान ने आज खुद कह दिया कि असेंबली की तहलील का मामला अब जनवरी के पहले हफ्ते तक जा सकता है। अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर, और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। उसके प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं। अभी नोटिस नहीं हुआ, अभी उसमें जो वक्फा दिया जाता है, एमपीएस को बुलाया जाता है, तो ये सारा कैलकुलेट टाइम करके मैं आपको बता रहा हूँ। जो गवर्नर साहब सेशन बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी गवर्नर साहब करेंगे, जो ऑनरेबल स्पीकर बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी स्पीकर करेंगे। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है, तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। स्पेशल सेशन वो बुला सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, डी नोटिफाई वो नहीं कर सकते। कल गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असेंबली को खत लिखकर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत के खिलाफ स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया था। और आज स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर पंजाब के गुज़िश्ता रोज़ के खत का जवाब दे दिया है और लिखा है कि गवर्नर का खत हक़ाइक़ के मुनाफी है। स्पीकर को ऐवान में पेश होने वाले हर मामले पर रूलिंग का इख्तियार है। स्पीकर असेंबली की कार्रवाई पर आज़ादाना फैसला कर सकता है। स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गवर्नर के भिजवाए गए खत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। यह गलत है कि मेरी वजह से वजीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सके। 21 दिसंबर को असेंबली इजलास बुलाया ही नहीं गया था, तो वजीर आला कैसे एतमाद का वोट लेते? मेरी 20 दिसंबर की रूलिंग मुकम्मल आईनी और कानूनी है। इसके जवाब में 21 दिसंबर के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास भी हुआ, जिसे खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद मजबूत है। इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। जबकि पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए आज काफ लीग के सदर चौधरी शुराज हुसैन ने बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात की। और दूसरी तरफ कुछ दिन पहले तक इमरान खान ने न्यूट्रल को जानवर कहा, फिर इदारों से न्यूट्रल होने का मुतालबा किया, फिर दोबारा इदारों से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। और इमरान खान ने आज लाहौर में खिताब करते हुए एक बार फिर मुल्की इदारों से मुतालबा किया है कि वह फौरी इंतखाबात करवाएं। अब इमरान खान की तकरीर से अमरीकी साजिश का बयानिया भी बिल्कुल निकल गया है और उसकी जगह जनरल बाजवा ने ले ली है। और आज इमरान खान ने जनरल बाजवा पर भी इल्जामात की बारिश कर दी, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट गिराई, कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया एक आदमी ने। अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अपने सारे इदारों से बात कर रहा हूं, अपनी अदलिया से, अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। मैं फिर अपने इदारों से पूछता हूं कि क्या आपको मुल्क की फिक्र है या नहीं फिक्र? जितनी जल्दी इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं, हम उतनी जल्दी इस मुल्क को एक मौका मिलेगा हमें कि निकलने का इस दलदल से। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में गंदी वीडियोस और ऑडियोज के हवाले से भी तनकीद की। हम कितना और नीचे गिरेंगे? क्या क्या नहीं हुआ कि गंदी वीडियोस, कोई ऑडियोज निकल रही हैं, बच्चे हमारे देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे गन देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। हमने तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर कोई तैयार नहीं हुआ। इस सारी सूरत हाल को पंजाब में डील कर रहे हैं नून लीग के रहनुमा अता तारर, जो मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के हैं। अता तारर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कल रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो नहीं हुई, फिर वो रात देर को जाकर हुई, मगर आपने भी वही कहा कि गवर्नर साहब ने फैसला करना है। ये फैसला क्यों नहीं हो रहा है? कुछ बिहाइंड द डोर्स बातचीत चल रही है आपकी परवेज इलाही साहब से या तहरीक इंसाफ से कि कोई डी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, या कोई आईनी मसला है, कुछ गलत हो गया आप लोगों से? शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और मैं बगैर लगी लिपटी के बिल्कुल इसका स्ट्रेट जवाब दूंगा। देखिए, ये मामला कल को अदालत में जाना है और मुझे लगता है कि गवर्नर साहब का ये ख्याल है
कि अगर इसमें थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया जाए जो डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर है उसमें, तो शायद कल को जब अदालत में जाएंगे तो वो जो एक रीजनेबल टाइम पीरियड की बात है उसको मजीद तकवीत मिलेगी। 48 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजरने के बाद कहा गया कि जी आप वोट लें एतमाद का। 48 घंटों के ऊपर भी 24 घंटे गुजर गए हैं। एक कानूनी तौर पे खत भी जा चुका है स्पीकर को कि स्पीकर की जो रूलिंग थी वो किस तरह गलत थी कि वो रूलिंग सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे फ्लोर ऑफ द हाउस दी जा सकती है, बिकॉज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक प्रोसीजरल मैटर को रेगुलेट करती है। तो इसलिए मेरा इसमें बड़ा क्लियर व्यू है कि गवर्नर साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है, उन्होंने डी नोटिफाई करना ही करना है, क्योंकि एतमाद के वोट ना लेने के नतीजे में आइन और कानून बिल्कुल क्लियर है। अब वो डी नोटिफाई जल्दी करें या देर से करें ये उनकी स्वाबदीद है, मगर मुझे ये लगता है कि वो जल्द इसलिए हो जाएगा कि वो 48 घंटों के ऊपर 24 घंटे गुजरने के बाद अगर देखिए वो डी नोटिफिकेशन चैलेंज होता है अदालत में, तो गवर्नर साहब का केस अदालत में मजबूत होगा। वो एक दूर अंदेश शख्स हैं, अभी तक उन्होंने कोई सियासी बयान नहीं दिया, उन्होंने किसी सियासी मुखालिफ की तनकीद पर जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को बहुत नॉन पार्टिजन मैनर में कंडक्ट किया है। मगर तारक साहब, गवर्नर मसला ये कि जब अदालत जाएगा अगर ये मामला, तो अदालत ये टाइम कहां से काउंट करेगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ भी ये तो कह रही है कि अगर हमें वक्त दिया जाता, कोई 10 एक दिन का वक्त होता, तो हमारे रहनुमा आ जाते हैं, हम एतमाद का वोट ले लेते। हमारे पास 187 अराकीन हैं, 10 काफ लीग के हैं जो परवेज लाई पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, 177 हमारे हैं, मगर हमें वक्त नहीं दिया गया। जब अदालत अगर मामला जाता है, आप कह रहे हैं कि ये टाइम अभी भी काउंट हो रहा है और आप अदालत में कह सकेंगे कि देखिए जी इतना सारा वक्त मौजूद था और उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। अदालत ये नहीं देखेगी कि नहीं जी आपने तो 21 दिसंबर शाम 4 बजे तक का वक्त दिया था, उसके बाद की कौन सी प्रोविजन है कि ये सारा वक्त भी काउंट हो रहा है उसमें? देखिए ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है कि उन्होंने मंजूर वट्टू केस का हवाला दिया। अब मंजूर वट्टू केस में रीजनेबल टाइम डिफाइन किया गया है, और क्यों किया गया है? उस वक्त असेंबली सेशन में नहीं थी, पंजाब में गवर्नर रूल था, राजा स्वरूप साहब यहां पे गवर्नर थे और उस टाइम पीरियड को वहां पे डिफाइन किया गया। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे असेंबली सेशन में है, असेंबली का इजलास हुकूमत ने बुलाया है, अपने अराकीन की तादाद उन्होंने पूरी की है, और उसको जैसे ही गवर्नर ने इत्माद के वोट का कहा वो सेशन खत्म किया गया। अब ये मैलाफाइडी है, ये गलत नीयत यहां से नजर आती है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वो राइट टाइम था कि आप वहां पे इत्माद का वोट लेते, जो मुकर्रर करदा डेट और टाइम था, आपको रीजनेबल टाइम दिया गया। अभी भी आपको मौका था, आज भी आप ले सकते थे, मगर आपने नहीं लिया। तो गवर्नर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स मौजूद हैं डी नोटिफिकेशन के, और मुझे लगता है कि वो जल्द इसको कर भी देंगे, और अदालत के अंदर भी हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए एक जारी करदा इजलास को मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं है, और मेंबरान ने तो तब दूर से आना होता है कि आप उनको टाइम ना दें या इजलास सेशन में ना हो और आप नए इजलास को कॉल करें। अब ये सेशन के दौरान देखिए ये बड़ा सोच समझ के मामला किया गया था, तो गवर्नर साहब इस मामले पे बड़े ठंडे दिल से सोच रहे हैं। मगर क्या कहीं ना कहीं ये गवर्नर साहब सोच रहे हैं, क्योंकि मगर या ये वजह है कि परवेज लाई साहब भी इस बात के हामी नहीं थे कि असेंबलियाँ तहलील हों, तो आप लोगों की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपका बुनियादी मकसद था कि असेंबलियाँ तहलील ना हो, तो वो मकसद तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हासिल हो गया है, क्योंकि स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि जनवरी तक तो ये नहीं हो पाएगा, तो वो मकसद हासिल हो गया। अपनी मर्जी की तैनातियाँ भी कर रहे हैं परवेज लाई साहब, जिसमें वफाक ने भी कोऑपरेट कर दिया, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, IG हो, तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है। देखिए परवेज लाई साहब का बिल्कुल ये विजन था कि ये असेंबलियां तहलील नहीं होनी चाहिए, हमारा भी ये नजरिया है, इस पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, मगर ऑब्वियसली ये दोनों इंटरेस्ट मैच कर गए, और जब ये मैच किए तो परवेज लाई साहब क्लियर इमरान खान साहब से बात नहीं कर पा रहे, वो बाप बेटा गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। परवेज लाई साहब असेंबलियों की तहलील की राह में रुकावट हैं, मोनिस लाई साहब वहां पे इमरान खान साहब को कंफर्ट दे रहे हैं और यकीन दहानियां करवा रहे हैं। वरना देखिए असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तो तावन किया, वो तहरीक एतमाद जमा हुई तो कुछ तावन था तो जमा हुई ना। तो बात यह है कि परवेज लाई साहब के जेरे इंतजाम जो सिस्टम है वो सारा हरकत में है कि असेंबलियां तहलील ना हो। इमरान खान साहब से वो और बात करते हैं, इधर आके उनकी जो कॉपरेशन थोड़ी बहुत नजर आती है बगैर कम्युनिकेशन के, वो नजर आ रही है कि असेंबलियों की तहलील वो नहीं चाहते। आज स्पीकर ने भी कहा कि जनवरी तक तहरीक एतमाद नहीं आ सकती। तो ये देखिए ये सारे जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, परवेज लाई साहब का एक इंटरेस्ट है कि ये सारा मामला ताखीर का शिकार हो, मगर हमने जो कानूनी मशावरत की है
और जो एतमाद का वोट ना लेने का नतीजा है उस पे गवर्नर साहब को हतमी राय दे दी गई है। अब गवर्नर साहब का इंतजार है कि वो आज रात करते हैं, कल सुबह करते हैं, कल शाम करते हैं। एक और कानूनी नुक्ता जो कि वहां से उठाया गया है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने उठाया कि जी गवर्नर पंजाब ने असेंबली का 41वां इजलास बुलाया था, वो खत्म ही नहीं किया, और जब खत्म नहीं किया तो वो नया इजलास नहीं बुला सकते। और ये टेक्निकल एक नुक्ता है जिसकी वजह से जो गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है और इजलास समन करने का कहा है वो हो नहीं सकता। ये भी मामला अदालत में जब जाएगा तो अदालत इसको कैसे देखेगी कि उन्होंने पुराना इजलास ही नहीं खत्म किया था। अच्छा, इसमें देखिए गवर्नर ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें और उसमें गुंजाइश छोड़ी कि अगर असेंबली सेशन में है तो मौजूदा सेशन में ले लिया जाए, वरना नया सेशन कॉल कर लिया जाए। इधर एक और आपको मैं फैक्ट बताऊं, आज से चंद माह पहले वजीर आला की तरफ से एक समरी आती है गवर्नर को और कहा जाता है कि हमजा शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे तो आपको याद होगा एक पैरेलल इजलास ईवान इकबाल में किया गया था जिसमें पंजाब का बजट पास किया गया था। समरी में लिखा था कि वो इजलास अभी तक जारी है, आप उसको खत्म कर दें या उसको खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि वो इजलास तो गवर्नमेंट मुझे कहेगी तो मैं खत्म करूंगा। अब वो इजलास आज तक जारी है, ये भी कानूनी नुक्ता है। तो इस तरह तो जो वजीर आला का इंतखाब हुआ परवेज इलाही साहब का वो भी गलत हुआ, क्योंकि दूसरा ईवान इकबाल वाला सेशन प्रोरोग नहीं हुआ था। तो ये तो कोई मंतक नहीं है कि सेशन प्रोरोग नहीं हुआ। गवर्नर ने जब एतमाद के वोट का कह दिया और ये गुंजाइश छोड़ी कि आप इस सेशन में लें या नया सेशन कॉल करें, तो ये तो स्पीकर और गवर्नमेंट का काम था कि गवर्नर की डायरेक्शंस को वो इंप्लीमेंट करते, उन पे वो कंप्लाई करते, मगर लैतो लाल से काम लिया गया। स्पीकर और वजीर आला की मिली भगत ने वजीर आला को इनेबल किया कि वो एतमाद के वोट से राह फरार इख्तियार कर लें। अब 187 मेंबरान की आवाज फवाद चौधरी लगा रहे हैं, उनकी तरफ से आवाज आ रही है 187 की। जब एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि हमें सिर्फ 187 अरकान की हिमायत हासिल है और जबकि आपको 186 चाहिए, आपको सिर्फ एक वोट की बर्तरी है, तो आप खुद सोच लें कि इनके हालात कितने बुरे हैं। मगर वो जा रहे हैं तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए, वहां तो आपके पास नंबर पूरे नहीं है 63A के तहत, तो आप लोगों ने 186 करने हैं और वो आपके पास है नहीं, कोई फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड नहीं है, तो वो तो एक जो वोटिंग डे होगा उस पर क्या करेंगे आप लोग? पहली बात तो ये है कि तहरीके अदम एतमाद का एक सेट पैटर्न है। नोटिस जाएगा 7 दिन बाद, नोटिस जाने के 3 दिन के अंदर रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा, उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी। ये 14 दिन का पूरा साइकिल है आइन और कानून की मंशा के मुताबिक। इसीलिए स्पीकर ने जनवरी की डेट दी। तो प्रेसिडेंट्स लेगा एतमाद का वोट। एतमाद का वोट के नतीजे में अगर वजीर आला डी नोटिफाई होते हैं तो उसके बाद असल मरहला नए वजीर आला के इंतखाब का है। अब मेरी इतला ये है, इनके 4 मेंबर मुल्क से बाहर हैं, इनकी तादाद 183 आ जाती है, हम 181 पे खड़े हैं। फिर कल काफली का पार्लिमानी पार्टी का इजलास दिखाया गया, उसमें 3 नॉन मेंबर बैठे हुए थे। इनकी खातून बसमा जो हैं वो मुल्क में है ही नहीं, इनकी 2 खवातीन मेंबर हैं, एक बैठी थी एक मौजूद नहीं थी। काफली की स्ट्रेंथ भी वो 9 पे है या 8 पे है इस वक्त, इनके 1-2 लोग इधर उधर हो गए हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर वजीर आला का इंतखाब हुआ और वो इस नतीजे में हुआ कि एतमाद का वोट जो है उसके नतीजे में क्योंकि वो कंप्लाई नहीं किया वजीर आला ने, वो डी नोटिफाई हो गए हैं, तो नए वजीर आला के इंतखाब में जो सिंपल मेजॉरिटी लेगा वजीर आला बन जाएगा। और इनके जो लोग बाहर हैं, जो लोग इनके साथ राब्ते में नहीं है, तो मेरा तो ख्याल है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा वो नंबर पूरा करना, जबकि ये खुद कह रहे हैं कि हमारी तादाद 187 है। बहुत शुक्रिया, आपने अदालत की राय सुनी। दूसरी तरफ इमरान खान अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए इलेक्शन कराने लाजमी हैं, इलेक्शन होंगे तो ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, इसलिए इदारे भी किरदार अदा करें। मगर इमरान खान का तर्ज सियासत यह है कि जिस इलेक्शन में वो कामयाब होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे वो उनके लिए साफ़ और शफाफ इलेक्शन होगा, और जिस इलेक्शन में वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे वो धांधली ज़दा इलेक्शन होगा और उसके नताइज कबूल नहीं करेंगे, हुकूमत को नहीं रहने देंगे और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। इमरान खान की पिछले 15 साल की सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो उनका यही तर्ज अमल गालिब नज़र आता है। 2007 में जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप अपने जवाल की जानिब गामजन थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई, मुकला तहरीक अपने उरूज पर थी। इमरान खान भी इन जमातों के साथ खड़े हुए और फिर फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, मगर तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नशिस्तें मिल गईं, नून लीग दूसरे नंबर पर आई और यूँ पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में मखलूत हुकूमत बनाई और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए। मगर फिर इलेक्शन का बायकॉट करने वाले इमरान खान ने चंद महीने बाद ही मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया।
और प्रोग्राम की मेज़बान भी उनसे पूछती कि अभी 17 महीने पहले ही तो इलेक्शन हुए हैं। इलेक्टरल रोल्स के ऊपर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक क्रेडिबल हुकूमत आए और वो ये इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म कर सकती है और माशी हालात बेहतर कर सकती है। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुआ, मैं आपको ये गारंटी करता हूं तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सारे शहर जैम कर देंगे। इमरान खान जल्द इंतखाबात का मुतालबा करते रहे, लेकिन मुल्क में पहली मरतबा एक जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए और फिर मई 2013 में अपने वक्त पर नए इंतखाबात हुए। इस बार नून लीग ने कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आई और नून लीग ने मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाई और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। 13 महीने बाद अगस्त 2014 में इस्लामाबाद में नून लीग की हुकूमत गिराने के लिए धरना दे दिया और फिर 2018 तक जल्द इंतखाबात का मुतालबा दोहराते रहे, धरने देते रहे, हड़तालें करते रहे, एहतजाज करते रहे। उनके मुतालबे पर धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन भी बना, मगर मुनज़्ज़म धांधली का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया और बार बार दोहराया, मगर खुद ही उसे सियासी बयान कहकर वापस ले लिया और अंपायर की उंगली का इंतजार करते रहे। जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। जुडिशल कमीशन का फैसला आने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। इंशाल्लाह इसी साल पाकिस्तान में नया इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की कौम की बेहतरी सिर्फ एक चीज में है, अर्ली इलेक्शंस। इस वक्त पाकिस्तान जिधर खड़ा है, हुकूमत रुकी हुई है। स्वाए अर्ली इलेक्शन से मुझे कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। हमें हुकूमत को बार बार कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करवाओ। जल्दी इलेक्शन एक जमहूरी अमल है, अर्ली इलेक्शन जमहूरियत का हिस्सा है, हुकूमत नाम की चीज नहीं है। जिधर ये मुल्क को ले आए हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्वाए फ्रेश इलेक्शंस के और रास्ता ही नहीं है। खाकान अब्बासी, आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इमरान खान का मुतालबा इस दफ़ा भी पूरा नहीं हुआ और नए इंतखाबात जुलाई 2018 में अपने वक्त पर हुए, मगर इससे पहले उनके लिए पूरी सियासी मैनेजमेंट की गई। मुल्क के वज़ीर आज़म को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकाल कर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आला अदलिया ने नाअहल कर दिया। फिर 2018 के इंतखाबात से पहले बेटी समेत जेल में डाल दिया गया, मीडिया की ज़ुबानबंदी की गई और फिर तहरीक इंसाफ को मरकज़ में अक्सरियत मिली और ख़ुद इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बन गए। पौने 4 साल तक हुकूमत करते रहे और इन इंतखाबात को मुल्क की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहते रहे। मगर जब बात आती कि फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात कैसे होंगी, तो उसी इलेक्शन कमीशन पर जिसके तहत ये इंतखाबात हुए थे उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। फिर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाए, उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। मगर रवां साल अप्रैल में इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गई और इमरान खान के इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मिल गए और यूँ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। लेकिन तब से लेकर आज तक इमरान खान तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार देकर नए और फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहराते रहे हैं, फ़ौज को न्यूट्रल कहते रहे और अब अमरीका भी उनके बयानी से निकल गया है और उन्होंने सारी जिम्मेदारी एक शख्स पर डाल दी है जिसका नाम जनरल बाजवा है। एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन का और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क्यादत करेगा। हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में ये अवाम का समुद्र नहीं जाने लगा जब तक डेट नहीं मिलेगी। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज, वो हम करेंगे और वो हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबली डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। लोग तैयार हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पुरअमन एहतजाज करके यहाँ जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरहान बढ़ता जाएगा। अब अगर बिलफर्ज इमरान खान के अपने मुतालबे के मुताबिक फौरी नए इंतखाबात हो भी जाते हैं मगर तहरीक इंसाफ को मुतवक्के कामयाबी नहीं मिलती है, तो क्या गारंटी है कि इमरान खान ये नताइज तस्लीम कर लेंगे और अपनी सियासी रिवायत के बरखिलाफ नए इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर रहे होंगे और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने देंगे। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, क्या अंदर की कहानी, इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद।
सब कुछ जो नज़र आ रहा है वही है या बैकडोर राब्ते भी हैं और सब अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है? खान साहब को क्या मिल पाएगा? हमारे साथ सीनियर साहब ज़कार सुहेल वड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब, नोटिफिकेशन नहीं आया है, डी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं गवर्नर साहब, खामोशी है, परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला भी हैं, अदम एतमाद की तरफ भी मामला जा रहा है, ये सब अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है कुछ ना कुछ, या कुछ और है कहानी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है। मेरा ख्याल कंफ्यूजन है, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो गवर्नर साहब ने वजीर आला को कहा था कि वो एतमाद का वोट लें, उसमें वक्त बहुत कम था। जब एक फैसला सामने आया लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का मंजूर भट्टू साहब के मामले में, तो फिर अंदाजा हुआ कि वक्त कम है। अब वो वक्त जो है कुछ दिया जा रहा है और उसके बाद फैसला जो भी होगा, अगर वज़ीर आला डी नोटिफाई होते हैं तब भी वो काम करते रहेंगे, उनकी जगह कोई दूसरा वज़ीर आला मुकर्रर नहीं किया जा सकेगा और फिर अदालत में बात पहुंचेगी और वहां से भी यही हुक्म होगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो मतलब बड़ी एक पेचीदगी है और ये हमारी सियासी जमातों ने मिलकर जो 18वीं तरमीम की थी उसमें सूबाई हुकूमत जो है उसको बड़ा महफूज बनाया था और मरकज के इख्तियारात महदूद कर दिए थे। अब यही सूरत हाल सामने है और पंजाब हुकूमत को और वजीर आला को ख़त्म करना या उनके खिलाफ इक़दाम करना कोई आसान नहीं रहा। तो जो भी मामला होगा वो अदालत में जाएगा और अदालत से कोई ऐसा हुक्म नहीं मिलेगा कि जिससे आप समझें कि भाई आप ठंडी सांस ले सकें। मैं और सुहेल वड़ाई साहब, आप कहिएगा, आपके ख्याल में इसका नतीजा ये निकलने वाला है कि कुछ टाइम बाद ही सही मगर असेंबलियां तहलील होंगी और वही होगा जो तहरीक इंसाफ कह रही है, या कुछ ना कुछ अलग होने वाला है? देखें, इस वक्त नून लीग की और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो यह है कि हुकूमत तब्दील हो जाए और उसके लिए उन्होंने अपने तय कई एक वज़ीर आला का इंतखाब भी सोच रखा है कि वो वज़ीर आला होगा और उसके लिए उनका ख्याल यह है कि पीटीआई जब वोट शो करने होंगे तो शायद परवेज़ लाई भी शो नहीं कर सकेंगे और हम भी शो नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो समझते हैं कि हमारी हुकूमत आ जाएगी और इसके लिए वो डी नोटिफाई करने को भी तैयार थे। उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि कल को अदालत में ये मामला जाना है तो अदालत के लिए वो तैयार हो, तो वो नहीं चाहते कि अदालत में जाके सुबकी हो और फिर हुकूमत जो है वो परवेज़ लाई की बहाल हो जाए। तो ये असल जो मखमसा है वो ये है कि अदालत को किस तरह ये यकीन दिलाया जाए कि ये जो डी नोटिफाई किया गया है ये ठीक किया गया है, इसके लिए ये सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए। तो सुहेल वड़ाई साहब, वाकई नंबर हैं 186 या नहीं है? दावा तो है कि 10 काफ लीग के हैं और 177 हमारे पास तहरीक इंसाफ के हैं या नंबर नहीं है जिसके वजह से एतमाद का वोट नहीं ले रहे? देखिए, काफ लीग के तो नंबर पूरे हैं और वो परवेज़ लाई साहब के साथ हैं और उन्होंने जैसे कि शो भी कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कितने नंबर कम हैं या कितने पूरे होंगे ये बहरहाल एक सवालिया निशान है। ना किसी ने बैठ के उन्हें गिना है, ना किसी को अंदर की सूरत हाल का पता है, लेकिन पीडीएम वाले यकीन से कहते हैं कि जी कुछ लोग जो हैं हमारे साथ मिल चुके हैं, ख़ासकर जनूबी पंजाब के। ये अब हकीकत कितनी इसमें सच्चाई है ये तो जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा। आप कहिएगा भाई साहब, शामी साहब, आपको लग रहा है कि नंबर्स कहीं इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए एतमाद पे ज़्यादा फोकस है इस वक्त वफाकी हुकूमत का और पीडीएम का कि ये 186 नंबर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दावा तो बार बार करने के हैं हमारे पास 186? देखिए, हुकूमत का दावा तो ये है कि 186 उनके पास हैं, लेकिन जो इत्तेहादी हैं या हुकूमत की जो अपोजिशन है पंजाब हुकूमत की, उनका ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ दाने गिर जाएंगे और कोई राब्ते उनके हैं और 186 की गिनती पूरी नहीं होगी। और फिर उनका ये भी ख्याल है कि जब नया वज़ीर आला चुना जाएगा तो पहले राउंड में किसी के पास भी 186 नहीं होंगे और दूसरे राउंड में वो अक्सरियत ले लेंगे खा उनके पास 186 ना हो। लेकिन ये सब मफरूज़े हैं और इन मफरूज़ों में हकीकत कितनी है इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है।
अभी तो सूरत हाल ऐसा है कि फरीकैन जो हैं दोनों पुल सरात पर चल रहे हैं और दोनों को यकीन भी है और यकीन नहीं भी है, और वो एक दूसरे को धोखा भी दे रहे हैं और एक दूसरे पर ये जाहिर भी कर रहे हैं कि उनके वोट पूरे हैं। तो जो भी सूरत हाल होगी जब असेंबली के अंदर मामला पहुंचेगा उसी वक्त वाज़ेह होगी, और असेंबली के अंदर तो मामला बहरहाल पहुंचना है, एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का। आप असेंबली के बाहर मामला तय नहीं कर सकेंगे और अदालत के पास भी जाएंगे तो अदालत आपको वापस असेंबली में पहुंचाएगी। और सोहेल वड़ाई साहब, ये अचानक जनरल बाजवा पर शदीद किस्म की तनकीद, अब वो हैं भी नहीं ओहदे पर, और साथ में इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा भी कि जी आप इंतखाबात कराएं, क्या मेथड आपको नजर आ रहा है, क्या हिकमत अमली हो सकती है इसमें खान साहब की? नहीं, खान साहब की हिकमत अमली तो साफ ज़ाहिर है, वो समझते हैं कि अगर मैंने वक्त दिया एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को तो वो मुझे नायल करार दे देंगे, मेरे ख़िलाफ़ इक़दामात करेंगे, मुझे नॉन पॉपुलर करने की कोशिश करेंगे, मेरे ख़िलाफ़ टेप्स आएंगी, ऑडियो टेप्स आएंगी, वीडियो टेप्स आएंगी। तो वो समझते हैं कि सारा एक कुछ मंसूबे के तहत हो रहा है और इसको वो फोर्सटाल करने के लिए, रोकने के लिए वो चाहते हैं कि मैं अग्रेसिव हो जाऊं और मैं फ़ौरन इलेक्शन का मुतालबा करूं और कोशिश करूं कि एक क्राइसिस डेवलप रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, पॉलिटिकल क्राइसिस रहे और हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाए। शाफी साहब, आपको लग रहा है ये जो प्रेशर है इसमें कामयाबी मिलेगी? जनरल बाजवा को तनकीद करते हैं, मुतालबा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं और ज़ाहिर इसका भी वो इजहार कर चुके हैं कि मुझे नाअहल किया जा सकता है। देखिए, इमरान खान साहब की मुश्किलात में तो इजाफा हो रहा है और जूं वक्त गुजरेगा ये मुश्किलात बढ़ेंगी, इनमें कमी नहीं होगी और इसका अंदाज़ा उनको भी है। और मेरा इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मामला जो है वो तय कर लिया जाए, बात इंतखाबात तक पहुंचे। लेकिन इंतखाबात तक पहुंच भी गई, अगर मौजूदा हालात में इंतखाबात हों, मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ताबे हों, तो फिर खान साहब जो हैं तो उसी वक्त उनके उसके नताइज तस्लीम करेंगे जब वो जीत जाएंगे। अगर वो ना जीते तो फिर इंतखाबात का नतीजा उन्हें मंजूर नहीं होगा। तो इसलिए इंतखाबात से बात नहीं बनेगी, उसके पहले उसके इंतजामात पर भी मामला करना पड़ेगा और उस पर भी इत्तफाक करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ ये है कि वक्त जो है उनके खिलाफ है। जो वक्त गुजरेगा मामला पेचीदा होंगे, दुश्वार होंगे और उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। बहुत शुक्रिया शामी साहब की और वड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मगर दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं और वो क्या हालात व वाक़यात हैं जो बढ़ा रहे हैं, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। IMF से किस्त लेने के लिए हुकूमत को एक के बाद एक चैलेंज का सामना है और अगर हुकूमत ने IMF को मुतमईन ना किया तो मुल्क का मुआशी मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। और दूसरी जानिब फिच और मूडीज के बाद अब आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने भी पाकिस्तान की रेटिंग B से एक नॉच कम करके CCC+ कर दी है और ये 2008 के बाद पाकिस्तान की कम तरीन रेटिंग है और इसकी वजह पाकिस्तान की एक्सटर्नल और फिस्कल सूरत हाल का खराब होना है। सैलाब, महंगाई, बढ़ती हुई आलमी शरह सूद, इंतहाई कम ज़र मुबादला के ज़खायर का पाकिस्तानी मईशत पर दबाव बरकरार रखना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद $58 करोड़ कम होकर महज $6.1 अरब की सतह पर आ गए हैं और ये अप्रैल 2014 के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर की कम तरीन सतह है और इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में तो 225 का है मगर ओपन मार्केट में 250 रुपए से ऊपर है और दस्तयाब नहीं है। और अब सोने की कीमत में भी मुल्क में सट्टेबाजी शुरू हो गई है। ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन ने सोने के रेट जारी नहीं किए और गैर यकीनी की सूरत हाल को इसका जिम्मेदार करार दिया है। सराफा एसोसिएशन के सदर हारून चांद का कहना है कि सट्टेबाजों ने सिर्फ दिसंबर के महीने में सोने की कीमत में 17,600 रुपए फी तोला यानी 11% का इजाफा कर दिया है जो आलमी मार्केट से ज्यादा है। इसकी वजह डिमांड नहीं बल्कि स्पेकुलेशन है जो फी तोला कीमत 1,78,000 रुपए से ऊपर ले गई है जो आलमी मार्केट रेट से ज्यादा है। जबकि तज्जियाकारों की राय है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का फर्क सोने की कीमतों पर भी असरअंदाज हो रहा है। इस सब में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज IMF प्रोग्राम की बहाली है और उसके लिए एक तरफ हुकूमत बिजली के सर्कुलर डेट में कमी का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1400 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है और हुकूमत पर गैस की कीमतों में इजाफे का भी दबाव है। और तीसरी तरफ हुकूमत ने इस माली साल के लिए 855 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में जमा करने हैं मगर IMF के अंदाजे के मुताबिक यहां भी हुकूमत को 300 अरब रुपए की कमी का सामना है। और सोने पर सुहागा ये कि इस माली साल के 5 माह में तो FBR ने अपना टैक्स हदफ हासिल कर लिया मगर दिसंबर के महीने में
टारगेट से 250 अरब रुपए कम इकट्ठे होने का खदशा है और इसके लिए हुकूमत दरामदात पर 3% इजाफी कस्टम ड्यूटी लगाने और फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद अनरजिस्टर्ड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए एमनेस्टी स्कीम का सोच रही है, जिससे 30 अरब रुपए जमा करने का टारगेट है। आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक दिसंबर के लिए FBR का टैक्स कलेक्शन का टारगेट 965 अरब रुपए है, जबकि शुरू के 20 दिनों में FBR ने महज 330 अरब रुपए जमा किए हैं और आखिर के 10 दिनों में FBR को 635 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है। खबर के मुताबिक FBR ने दिसंबर के महीने के लिए 965 अरब रुपए का इंतहाई बुलंद टारगेट इसलिए रखा था क्योंकि FBR तवक्को कर रहा था कि वो इस माह में बजट में लगाए गए सुपर टैक्स और नए टैक्सेस से 260 अरब रुपए जमा कर लेगा, मगर उनमें से मुतादिद इक़दामात को अदालतों में चैलेंज कर दिया गया और अब जराए का दावा है कि FBR ने वजीर खजाना से दरख्वास्त की है कि वो हुकूमती इदारों से 10% के सुपर टैक्स के हुसूल में अपना किरदार अदा करें ताकि FBR के टारगेट के हुसूल में मदद मिल सके। खबर के मुताबिक FBR ने पूरे साल के लिए जो 7,470 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा है उसे हासिल करना नए टैक्स इक़दामात के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। IMF पहले ही हुकूमत से 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने का मुतालबा कर चुका है ताकि 9.5% टैक्स टू GDP हासिल किया जा सके। और आज आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने भी पाकिस्तान के कम टैक्स टू GDP रेशो को दीगर ममालिक से बहुत ही कम करार दिया है और अगर दिसंबर के महीने में FBR अपना टारगेट भी हासिल ना कर सका तो हुकूमत पर IMF का दबाव मजीद बढ़ जाएगा। खबर के मुताबिक FBR के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तो 5 माह में टारगेट से ज्यादा टैक्स वसूल किया है, मगर दरामदात गिरने की वजह से कस्टम डिपार्टमेंट के टैक्स टारगेट में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आ गया है। हुकूमत के मुताबिक इस माली साल में अब तक दरामदात 22% गिरकर 29 अरब डॉलर्स हो गई हैं, जिसमें से भी 12 अरब डॉलर्स की दरामदात ड्यूटी फ्री हैं और दरामदात में इस कमी की वजह से इंपोर्ट पर जमा किए गए टैक्सेस जो गुज़िश्ता माली साल में टोटल टैक्सेस का 52% थे वो इस माली साल के 4 माह में 45% रह गए हैं। यानी हुकूमत पर हर तरफ से दबाव है कि वो IMF को मनाने और किस्त के हुसूल के लिए इक़दामात करे, बिजली, तेल, गैस की कीमतें बढ़ाए, मज़ीद टैक्सेस लगाए, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। महंगाई के 23% के नए टारगेट को मद्देनजर रखते हुए मुमकिना तौर पर शरह सूद में इजाफा किया जाए। और दूसरी तरफ आज सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें हुकूमत ने रवां साल के बजट में बड़ी कंपनीज पर गुज़िश्ता बरस की आमदनी पर भी जो सुपर टैक्स नाफिज किया था उसके बारे में वाजे कर दिया है कि ये सुपर टैक्स गुज़िश्ता बरस की आमदनी पर नहीं बल्कि रवां साल की आमदनी पर ही वसूल किया जा सकता है और ये फैसला सिंध में रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए नाफिज होगा। एक तरफ ये मुआशी सूरत हाल है और दूसरी तरफ एक गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल है और हुकूमत ने फैसला करना है और जल्द करना है कि वो मुआशी गैर यकीनी कैसे कम करती है और इसके लिए IMF को कैसे मुतमईन करती है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब कहीं से भी कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 6.1 अरब डॉलर्स रह गए हैं। दिसंबर के महीने के जो टैक्स अहदाफ थे उसमें बहुत बड़ा शॉर्टफॉल नजर आ रहा है। फिर बिजली की कीमतों के हवाले से आपकी स्टोरी थी, सर्कुलर डेट पे वहाँ टारगेट पूरा नहीं है। गैस की कीमतें हुकूमत ने नहीं बढ़ाई हैं। तो IMF के साथ कहीं ना कहीं कोई ब्रेक थ्रू हुआ है क्योंकि एक पूरी लिस्ट नजर आती है जो कि हुकूमत को करनी है और नहीं लग रहा कि हुकूमत करती नजर आ रही है। देखिए, बुनियादी तौर पे ये सारे इश्यूज जो आपने गिनवाए हैं ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अब हुकूमत जो है वो कह तो रही है और ये दावे तो ज़रूर कर रही है कि हमारा और IMF की टॉक्स बड़ी मुस्बत तरीके से जारी हैं, लेकिन कोई आउटकम जो है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक्शंस नहीं लिए जा रहे। इस बारे में तो खबरें आ रही हैं कि एक नया ऑर्डिनेंस जो है उसको लाने की तैयारी है जिसके अंदर टैक्स के बारे में कुछ इकदाम जो है वो किए जाएंगे। पहले प्रपोजल थी कि फ्लड लेवी लगाई जाएगी, अब प्रपोजल है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है। एक गाड़ियों की भी एमनेस्टी स्कीम की खबर है, लेकिन एक्शंस लिए नहीं जा रहे। और दूसरी तरफ अगर आप बिजली के बारे में बात करें तो प्रपोजल्स जो हैं वो डिस्कस होती हैं और मिनिस्टर्स आके ये कहते हैं कि हम बिजली की प्राइसेस किसी तरह से नहीं बढ़ाएंगे। अगर बिजली की प्राइसेस आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप IMF को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप 650 अरब की या 700 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी देंगे। तो ये सारे इश्यूज हैं जिन पे कोई क्लियर रोड मैप जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं और इस एक हफ्ते के दौरान आज जुमरात को जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने फिगर्स जारी किए हैं उसमें $584 मिलियन के रिजर्व्स गिर गए हैं। सो सिचुएशन इज़ वेरी प्रिकेरियस, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ हम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अब नज़र आ रहा था जब हमने भी सागदार साहब को इंटरव्यू किया कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मामला नहीं चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के दरमियान और IMF के दरमियान। अब कोई कुछ इंगेजमेंट ऐसी है कि जिसकी वजह से उम्मीद की जाए कि मामला आगे बढ़ेगा, छुट्टियों के बाद जनवरी में जाके कहीं ना कहीं कोई ब्रेक थ्रू हो, क्योंकि IMF के प्रोग्राम ही से सारा मुआशी इस्तेहकाम इस वक्त वाबस्ता है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चूँकि एक मैं आपको बताऊं, छुट्टियों के दौरान भी उनकी एंगेजमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ जारी थी और ये बड़ा अनयूजुअल था कि उनकी क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं। आज भी एक मीटिंग IMF के साथ थी, लेकिन बुनियादी तौर पे वो जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो एक्शंस जो हैं वो नहीं ली जा रही। अगर जनवरी तक ये बात आती है तो बुनियादी तौर पे हमें कहीं ना कहीं पे तो IMF को और पाकिस्तान को रिकंसाइल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी यूनिक सिचुएशन हो जाएगी कि एक कंट्री जो IMF के प्रोग्राम के अंडर है उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट के बादल जो है वो मंडलाना शुरू कर दें। लेकिन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे, रेवेन्यू साइड पे भी, एक्सपेंडिचर साइड पे भी, बिजली की साइड पे भी और गैस की साइड पे भी, और सबसे ऊपर जो है वो आपको पता है जो सर्कुलर डेट का इशू है। पहले तो सर्कुलर डेट जो है वो सिर्फ बिजली के ऊपर खड़ा था, अब एक जो है वो गैस के ऊपर भी खड़ा है। और कल ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक जो है वो नया एक कमेटी बनाई है इशफाक तौला साहब की सरबराही में, जिसको ये मैंडेट दिया गया है कि वो 10 दिनों के अंदर कोई रोड मैप जो है हुकूमत को देंगे। तो ये बुनियादी तौर पे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लेकिन ये बोल्ड डिसीजंस रिक्वायर्ड हैं जिनको हुकूमत लेने में जो है वो थोड़ी सी ले तो लाल का मुजाहरा कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वरना जो है वो मामला जो है वो मजीद ख़राब हो जाएंगे। साहब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी फाइनेंस मिनिस्ट्री में है? ज़रा डॉलर की कीमत को लेके डार साहब का एक मौक़िफ़ रहा है, फिर वो जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसको भी वो बाकायदा ट्वीट करते हैं, मरीम नवाज साहिबा तारीफ़ करती हैं, मगर ज़ाहिर है IMF की डिमांड्स हैं कि PDL का नहीं टारगेट पूरा हो रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आइंदा IMF को की डिमांड्स भी पूरी करनी है और अपनी कमिटमेंट्स भी पूरी करनी है, जो 850 अरब रुपए का था, या अगर टैक्स अदाफ नहीं पूरे होते हैं तो ये कमिटमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि इस पर एक जिद की जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, ये बुनियादी तौर पे ये नॉन टैक्स रेवेन्यू पे भी और टैक्सेस के ऊपर भी हुकूमत को जो है वो इकदाम लेने पड़ेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे हुकूमत की मेरे ख्याल में ये कोशिश नज़र आ रही है कि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में कुछ ऐसे टैक्सेस जो हैं वो डिविडेंड्स जो हैं उनके ऊपर या स्टेट बैंक्स के प्रॉफिट के ऊपर जो है वो ज़्यादा टैक्स लेना चाहते हैं, और वो IMF को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप जो 850 रुपए का PDL का टारगेट है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें। लेकिन बुनियादी तौर पे इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से आप ये देखें जो FBR का टारगेट है वो भी पूरी तरह से नहीं आ रहा। और आज का जो डिसीजन आया है सुपर टैक्स के बारे में सिंध हाई कोर्ट का, तो उसके बाद तो सिचुएशन मजीद कम्प्लेक्स हो गई है। तो अब हुकूमत को एक क्लियर रोड मैप के साथ इकदाम लेने पड़ेंगे। अगर वो इकदाम नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं कि उसकी नतीजा ये होगा कि कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, फिर हमें ज़्यादा मजीद सख्त इकदाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हुकूमत जितने जल्दी इकदाम के बारे में डिसीजन कर ले उतना मेरे ख्याल में IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाएगा और हमारे जो खतरात हैं वो भी कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेहताब इस हवाले से बता रहे थे कि नागुज़ीर है IMF प्रोग्राम की बहाली और शराइत तो अल्टीमेटली माननी ही पड़ेंगी। आज हम इतना ही, अल्लाह।